एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच लगातार जिस तरीके से जो वॉर काफी लंबे समय से चल रहा है, वो एक बार फिर से जबरदस्त मोड में दोबारा शुरू हो चुका है। जहां पर ईरान ने बहरीन, कुवैत में जो यूएस के जो बेस हैं, उस पर ताबड़तोड़ हमले करते उसको तबाह कर दिया। तो वहीं अमेरिका ने ईरान का जो वॉर मशीन है, उसको तबाह करने का दावा किया है। ऐसे में ये जो स्थिति है, एक तीसरी युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है और इसी के साथ-साथ में ओमान की खाड़ी में लगातार जहाज़ों पर जो हमले हो रहे हैं, इसका दुनिया पर क्या प्रभाव होगा? और साथ ही पाकिस्तान में जो आंतरिक कलह शुरू हुई है, इसका भारत पर क्या असर होगा? इन्हीं तमाम तर बात करने हमारे साथ खास मेहमान है, परीक्षा विशेषज्ञ और साथ ही पूर्व नेवी कैप्टन श्याम कुमार। श्याम कुमार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। जी। कैप्टन श्याम कुमार जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच में जो वॉर लंबे समय से चल रहा था, दोबारा ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो चुका है। जहाँ पर ईरान की तरफ से यूएस के जो बेस थे, कुवैत हो, बहरीन हो, सब जगह उसको तबाह कर दिया गया है। तो वहीं अमेरिका द्वारा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने वॉर मशीन जो ईरान का है, उसको तबाह कर दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? अमेरिका बहुत लंबे अंतराल से इस युद्ध की तैयारी में है। 1979 के बाद से जो चेंज ऑफ रिजीम हुआ है, वहां पे एक रेडिकलाइज्ड सरकार बनी है, उसको काफी दिनों से लगातार अमेरिका देख रहा है, समझ रहा है। और 40-45 सालों के बाद की तैयारी में 3 स्टेप्स में, पहला 12 दिन का 2025 में हमास और इजराइल के और हिजबुल्लाह के वजह से जो लड़ाई छिड़ी गई, उसके मकसद तो गल्फ के पानी का था। फाइनली 12 दिन का वो, फिर 40 दिन का एनिहिलेशन, जिसको हम शीट में बैटल कहते हैं, बैटलफील्ड, एक तरह से सूंघना, समझना और डिस्ट्रॉय करना एनिमी की कैपेबिलिटी को, कमांड स्ट्रक्चर को, मिसाइल कैपेबिलिटी, ड्रोन्स कैपेबिलिटी, कमांड स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मनोबल तोड़ना, और फिर गल्फ पर आना। तो ये एक सुनिश्चित और सोची समझी नीति के साथ अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों का प्लान है। इसमें अगर हम डायरेक्ट ट्रंप को आगे करके देखते हैं, तो आकलन उतना सही नहीं बैठता। शुरू में सबको लगता था, लेकिन मैंने जैसे आपके साथ पहले भी कहा और लगातार एक ही व्यू में रहा हूं कि ये एक ऐसी लड़ाई नहीं है, कोई व्यक्तिगत रूप से ट्रंप अपनी नीति से लड़ रहे हैं। इनके पहले 5 साल पहले बाइडेन ने जो तैयारी की, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर थे लॉर्ड ऑस्टिन, जो एक जनरल भी थे और सेंट्रल कमांड के चीफ थे, उन लोगों ने इसको किया। और अब तो एक नीतिगत रूप को, एक इंटेंट को डेट में लाके आप विजिबली ये देख रहे हैं। तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी उस हिसाब से। स्लो वॉर, सरप्राइजिंग वॉर, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और मिशन बेस्ड होगा, स्टेशनरी नहीं होगा, काफी छिटपुट घटनाओं के साथ ये चलता रहेगा। और इसलिए कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर ज्यादा है, कन्वेंशनल कम है, न्यू स्टाइल ऑफ मैरिटाइम एंगेजमेंट इसको कहते हैं। और इसलिए आपको कई बातें सुबह उठकर ग्लैमरस नहीं लगती और कोई रिजल्ट ओरिएंटेटेड नहीं लगती। अभी और लंबा समय लगेगा, क्योंकि जो स्थिति है गल्फ की, उसमें इसी तरह की तैयारी भी की गई है, टेक्निकली भी और लीडरशिप के साथ भी, जियोपॉलिटिकली भी, और बहुत सारे फैक्टर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो अपने श्याम कुमार जी, लेकिन जिस तरीके से आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि जो देश ईरान का सपोर्ट करेंगे, कहीं तो उनको भी टारगेट किया जाएगा, ये क्या दर्शाता है? देखिए, अमेरिका जियोपॉलिटिकली गल्फ कंट्रीज को पहले तो अपने पहलू में ले रखा है, बिल्कुल इंटैक्ट है वो। और इसके लिए 5 साल की बहुत सारी तैयारियां की गई थी। अभी जो प्रेसिडेंट एडमिरल ब्रैड कूपर, वहां के जो सेंट्रल कमांड के थिएटर कमांडर हैं, वो पहले यहाँ के नैव कमांडर थे, उसके पहले मरीन फोर्सेस के साथ रहे। और इन्होंने जियोपॉलिटिकली काफी मेहनत की, करीब करीब 23 कंट्रीज को मैरिटाइम एंगेज कराया, एक्सरसाइज कराई, कई तरह की जियोपॉलिटिकल बातें और लीडरशिप लेवल पे बातें हुई। इजराइल को भी इंटीग्रेट किया गया ओमान की खाड़ी की मीटिंग्स में, मतलब सेंट्रल कमांड की मीटिंग्स में। पहले वो यूरो कमांड में था, यूरोपियन कमांड में। ये सारी चीजें की गई। तो इसलिए अमेरिका जानता है कि ये देश उसके साथ है। आपने सुना होगा, ओमान ने जैसे ही बोला था कि एक और बनाएंगे, तो प्रेसिडेंट ने कह दिया आपको हम वो कर देंगे ओमान। इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं वो। तो आपको समझना चाहिए कि कितनी जबरदस्त पकड़ है उनकी इन कंट्रीज पे, जो कि लगातार अटैक झेले जा रहे हैं, सोवरेनिटी के अगेंस्ट में उनके अटैक हो रहा है और वो खुलकर नहीं आते हैं।
कैलिब्रेटेड मेजर रिस्पॉन्सेस देते हैं अमेरिका के इशारे पर, और अमेरिका फिर भी मिडल ईस्ट में अपनी मौजूदगी रखते हुए लड़ाई लड़ता जा रहा है और नेवल जमावड़े के साथ डिस्टेंस ऑपरेशंस करके मिनिमम अपनी डैमेज लेते हुए मैक्सिमम स्लो बट मैक्सिमम गेन कर रहा है। तो ऑब्वियसली कोई भी इस आड़े रास्ते में आएगा तो अमेरिका उसको टर्न करेगा, चाहे वो, क्योंकि ब्लॉकेड है ना, ब्लॉकेड में चाइना रशिया जैसे शिप्स भी वहां नहीं आ रहे। ये सबको मालूम है कि जब ऐसी स्थिति बनती है, मैरीटाइम वॉरफेयर में ब्लॉकेड लगाया जाता है जो एक लीगल एस्पेक्ट है, उसमें मुश्किल है कि ये अश्वमेध यज्ञ है एक तरह से, इसमें घोड़ा अगर करेंगे आप तो फिर लड़ना ही पड़ेगा। तो इसको मान के चलिए इस तरह से, इसलिए ये धमकी मान के चलना पड़ेगा अमेरिका को। जी कैप्टन श्याम कुमार जी, लेकिन जिस तरीके से ओमान की खाड़ी में हम देख रहे हैं लगातार जहाजों पर जो हमले हो रहे हैं, इसका दुनिया पर क्या असर होगा? जियोपॉलिटिकली अमेरिका चाह रहा है कि गुड बॉय सिंड्रोम की भूमिका में आए, इसको क्लियर करे, ओमान की खाड़ी से निकाले। तो सदर्न जो कोस्ट है, ओमान का जो सदर्न वाला रास्ता है गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, वहां से शिप्स निकाले जा रहे हैं, वाइटली निकाले जा रहे हैं, डार्क शिप जिसको कहते हैं, एआईएस ट्रैकर बंद करके अमेरिका के नेविगेशनल कंट्रोल में स्पॉटिंग अंडर वाटर हो रही है, ऑटोनोमस बोट से हो रही है, हेलीकॉप्टर से हो रही है, रात में हो रही है, ये सब चल रहा है। इसके साथ साथ कुछ घटनाएं जरूर होंगी क्योंकि एसिमेट्रिक है, वॉरफेयर है, तो कंटेस्टेड वाटर्स में रिस्क तो रहेगा, इसलिए हाई इंश्योरेंस चल रही है। इसका मुश्किलात पड़ रही है इसके लिए सारे मर्चेंट मर्केंटाइल को, माइंस का डर है, तो इसके कारण अटैक्स तो होंगे। भारतीय शिप अटैक हुआ ओमान की खाड़ी में, 20-25-30 किलोमीटर दूर ओमान की खाड़ी में बाहर निकलने के बाद भी रिस्क है, और अपने अपने जो कंट्रीज है वो पेट्रोलिंग करके अपने शिप्स को नौसेना के मदद से ले जा रहे हैं, जैसे भारतीय नौसेना के भी शिप्स वहां खड़े हैं। जी कैप्टन श्याम कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जिस प्रकार से अधिकृत अवैध जम्मू कश्मीर वहां पर लगातार जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, काफी लोग इसमें अपनी जान भी गंवा चुके हैं, ऐसे में जो आंतरिक जो कलह चल रही है पाकिस्तान के भीतर, इसका भारत पर क्या असर होगा? देखिए, वहां जो पार्टी थी उनको बैन कर दिया उन्होंने। ये कहते हैं कि पहले तो एक तरफ से कह सकते हो कि वो सौतेला अपनाते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के लोग अपना प्रेसिडेंट, अपना प्राइम मिनिस्टर, अपनी असेंबली चला रहे हैं, और उसमें भी वो कह रहे हैं कि अब वो 12 सीट रिजर्व कर देंगे जो रिफ्यूजी आए हैं वहां के हमारे कश्मीर से, जो हमारा बड़ा कश्मीर है, जिसके लिए हम मुखालिफ करते रहते हैं कि हमारे 1994 में हमारा रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का कि ये दोनों कश्मीर जो है जिसको वो ऑक्युपाइड कर रखा है पाकिस्तान ने, एक्चुअली हमारा इंटीग्रल पार्ट है पूरा कश्मीर। तो यहाँ से कुछ लोग जो वहां विस्थापित हुए हैं उनको वो रिफ्यूजी मानते हैं और उनको वो सीट देना चाहते हैं। इलेक्शन अगले साल है, लेकिन उसके अलावा बेरोजगारी, इतनी अच्छी साक्षरता, इतना अच्छा वहां पे लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले अच्छे लोग, तो उनको बर्बाद किया जा रहा है, वायलेंस के साथ ऑपरेस किया जा रहा है, उनको सप्रेस किया जा रहा है उनकी बातों को। तो वो तो पहले भी हो चुका है, चाहे वो ब्लैकआउट हो, नेट को बंद कर दो आप, या बेरोजगारी के अगेंस्ट में अगर कुछ हो, यूथ वहां के परेशान है, उनको नौकरी नहीं मिल रही, और बाहर से लोग ला रहे हो आप, और बिना किसी बातचीत के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को लेते हुए अगर आप इस तरह से करते हैं, कई लोगों की हत्याएं हो गई, पुलिस वाले भी मारे जा रहे हैं, तो अराजकता है एक तरह से। जब अराजकता होती है तो मास वायलेंस होती है, और जब मास वायलेंस होती है तो रोकना मुश्किल होता है। 2 लाख से ज्यादा लोग रोड पर है, भारत का अपनी पैनी नजर इस पे रख रहा है, हमने कंडेम किया है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी गुजारिश की गई है इस पे ध्यान दें और वहां ऐसे माहौल न पैदा करें जो हमारे लिए खतरा बन जाए, चैन शांति के लिए, इस रीजनल स्टेबिलिटी में भी जो खतरा बन जाए। जी कैप्टन श्याम कुमार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।